चलिए विस्तार से इस पे चर्चा करते हैं। पूरा एनालिसिस देने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, ये क्या हम अभी वर्स्ट सिनेरियो में हैं? क्योंकि अगर ऐसा करता है ईरान सर, तो वर्ल्ड इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अभी हालात टेंस हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा टेंस हो सकते हैं। अमेरिका ने बहुत भयंकर हमला किया है ईरान पर। ऑयल की क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है पूरे दुनिया में। हम पश्चिम एशिया में एक इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं, ब्रेंट क्रूड बास्केट। वो ऑलरेडी दिखा रहा है कि 80 के ऊपर जा रहा है, जल्दी ही 85-90 तक पर डॉलर पर बैरल पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें भयंकर उछाल आ जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस दिन असल में बंद कर दिया जाएगा। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बारे में ईरान सोच रहा है, उसने धमकी दी है, अभी तक बंद नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ये खबर आएगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि महज 30-35 किलोमीटर चौड़ा है, वहां पर ईरान ने रॉकेट दागकर, मिसाइलें दागकर अमेरिका की 3-4 शिप्स को डुबा दिया, या इजराइल के 2-3 शिप्स को डुबा दिया, या किसी भी देश के 2 शिप्स को डुबा दिया, तो वो चोक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा ईरान की जो नेवी है, छोटी सी नेवी है, लेकिन वो वहां माइन बिछा सकती है। समुंदर में क्या होता है, माइन होते हैं, ये तैरने वाले बॉम्ब्स होते हैं। इस तरह से कुछ ईरान के पास ऐसी भी माइंस हैं जो कि तैरती हैं, लेकिन पानी के 20 फुट 30 फुट नीचे तैर सकती हैं, समुद्री माइंस। ईरान अगर वहां पर ये 20-35 किलोमीटर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ 100 या 1000 माइंस बिछा देगा, तो ना कोई पानी का शिप अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चक्कर लगाकर पर्शियन गल्फ घुस सकेगा। और इसी तरह से 200 शिप्स जो हैं वो कच्चा तेल भरकर हर रोज पर्शियन गल्फ से, बोला तो कुवैत, यूएई, कतार, अबू धाबी, ओमान, बहरीन, यहां से तेल भरकर वापस लौटते हैं हॉर्मुज को क्रॉस करने के बाद अरब सागर में आते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका के दोस्तों को ही होगा, क्योंकि अमेरिका के जितने दोस्त हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब पर्शियन गल्फ के ऑयल पर निर्भर करते हैं। होगा ये कि जैसे ही कच्चा तेल की कीमत ऊपर चली जाएगी, इनको तेल लाना पड़ेगा दुनिया के दूसरे देशों से। बोला तो उनको शायद अमेरिका से ही कुछ तेल लेना पड़े इमरजेंसी में, पक्का कनाडा का तो लेना ही पड़ेगा। तो वो फिर अमेरिका की गिरफ्त में आ जाएंगे। यूरोप के देश भी डरे हुए हैं, जापान भी डरा हुआ है, क्योंकि अगर वहां पर कच्चा तेल 15 दिन या 1 महीने तक नहीं पहुंचा, तो यूरोप की सारी रिफाइनरीज, जापान की सारी रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी। जी आलोक वत्स जी, क्या कहेंगे सर? मिडिल ईस्ट को अमेरिका से यारी अब भारी पड़ गई है, क्योंकि आप पहले अगर अमेरिका को ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज रोक लेती, कि कहती कि आप इस जंग में ना आइए, तो शायद ऐसा नहीं होता, यहां तक बात पहुंचती ही नहीं। और जब कल अमेरिका ने हमला कर दिया, उसके बाद मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आलोचना कर रही हैं। देखिए पलक जी, रक्षा विशेषज्ञ ने इसकी सूक्ष्मता को समझाया है, देवनाथ जी ने, और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर वो मार्ग अवरुद्ध हुए तो तेल का भारी संकट पूरे विश्व में हो जाएगा, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, जो वहां से तेल अपने लिए इंपोर्ट करते हैं। जापान भी इससे प्रभावित होगा और कीमतों में भारी उछाल आएगा। भारत में भी कीमतों में उछाल आने की पूरी संभावना है। हालांकि जैसा कि हरदीप पुरी जी कह रहे थे कि हमारा इंपोर्ट वहां से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उसका इंपैक्ट तो आएगा ही। तो एक तरीके से हम बर्बादी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी देश मानने को तैयार नहीं है, ईरान किसी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है, चाहे वो नेस्त नाबूद हो जाए। और आप देखेंगी आने वाले समय में ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, कुछ को छोड़ के सब एक एक करके उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, और रशिया भी उनको आर्म सप्लाई देगा और चाइना भी देगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपने देखा है कि जिन भी मुल्कों को हम समझते थे कि इसकी क्या औकात है, फॉर इंस्टेंस यूक्रेन, रशिया ने इसके ऊपर वार छेड़ दिया। ये तो 15 दिन में 20 दिन में इसको निपटा देगा, और आज 3 साल हो गए वो निपट नहीं रहा है।
अफगानिस्तान का युद्ध कितने वर्षों तक चला, डिकेड्स तक चला, जबकि अमेरिका वॉज इन्वॉल्व इन दैट वॉर। उसी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध भी कोई बहुत जल्दी निपट जाए, चाहे अमेरिका कितने भी B-2 बॉम्बर्स और ये सब जो भी वो दे रहा है, उसका इम्पैक्ट 13,600 किलो बम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। हालांकि उसकी सूक्ष्मता को मैं नहीं समझा सकता हूँ, वो तो देवनाथ जी के पाले का विषय है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ बॉम्ब इज अ बॉम्ब, उतना बड़ा बॉम्ब, उतना किलो बॉम्ब का क्या असर होगा, ये तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन हम निश्चित तौर पर एक विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो चुके हैं, क्योंकि कहीं से मध्यस्थता की बात नहीं आ रही है और कोई देश मध्यस्थता की, और सबसे बड़ी बात जो मैं लगातार आपके चैनल पर क्या दूसरे चैनलों पर भी बोलता आ रहा हूं, ये जितने ये यूएनओ, आपको ये नाटो, G7, G3, ब्रिक्स, ये सब ट्रोजन हॉर्स साबित हो गए। ये लकड़ी के घोड़े बन के खड़े हैं, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा, इनका कोई बात भी नहीं कर रहा है। वो बार बार ईरान कह रहा है कि हम इंस्पेक्शन कराने को तैयार है अपने ठिकानों का, लेकिन उसकी कोई उस चीज की कुछ चल ही नहीं रही है। और कहाँ यूएनओ का कोई दखलंदाजी आपको सुनने को मिला है? इतने दिन, 3-4 दिन तो हो गए इस पर डिबेट करते हुए। आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ यू कोटिंग यूएनओ स्टेटमेंट कि यूएनओ हैज सेड दिस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। आपने देखा किस तरीके से यूएसए के प्रभाव में वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पीक ऑफ द वॉर के वक्त पाकिस्तान को पैसे दे दिए, किसके कहने पे दिए? क्या हमसे ये छिपा हुआ है? तो और दूसरी बात कि द वे डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग, हालांकि वो देश के, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सुप्रीम कमांडर हैं, बट ही इज नॉट टेकन वेल इन हिज ओन कंट्री। उसके कंट्री में ही बवाल खड़ा हो गया है, उबाल खड़ा हो गया है अगेंस्ट हिज मूव्स। तो मिला जुला के चीजें बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। जो भारत की नीति है वसुधैव कुटुंबकम, भारत एकता होनी चाहिए, हमारे पूर्व विश्व भाई बहन है, वो सब अभी कैप्टन तार-तार हो देवनाथ रहा जी, है। जिस तरह से आलोक वत्स बता रहे हैं कि सिचुएशन अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे पास सर क्या ऑप्शन है, इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? पलक जी, भारत सरकार को पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए भारत दो चीजें तो करता ही रहा है। एक तो हमने जो एक जमाना था ऐसा कि हमारा 40% तेल गल्फ कंट्रीज से आता था। फिर क्या हो गया है कि अमेरिका ने थोड़ा दबाव डाला कि ईरान से तेल इंपोर्ट मत करो। ये 2018-2019 की बात है। तो तब से भारत ने ईरान से तेल लाना कम कर दिया। करीब करीबन शून्य हो गया है अब ईरान से तेल। लेकिन अभी भी हमारे तेल का करीबन 30% हम गल्फ कंट्रीज से लाते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हम कर चुके हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध के तहत रूस अब भारत को, अब इंडिया की जरूरत का करीबन 35% तेल हम रशिया से लाते हैं। हम अपने तेल का काफी बड़ा रिक्वायरमेंट जो है अमेरिका से भी लेते हैं। तो कुल मिला के हमारे बास्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा भारत एक चीज जिसे मेंटेन करता है, हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। बोला तो जैसे इंडियन ऑयल है, एचपीसी है, भारत पेट्रोलियम है, ये सब मिलकर करीबन 1 महीने का पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन करते हैं। जैसे मैं एयरफोर्स में था, हमारे एयरफोर्स के इन्वेंट्री में भी हम करीबन 40 दिन के एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट का डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हमेशा रखते हैं, ताकि ऐसी अगर कोई कंटिजेंसी हो जाए तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ऑपरेशंस पर फर्क ना पड़े। जी, लेकिन यूके देवनाथ जी, अगर गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके ट्रेड पर जो असर पड़ेगा, अभी तो ऐसा हुआ नहीं, अगर ऐसा होता है तो कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं उस पर असर पड़ेगा? वेस्टर्न कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज होंगी? हाँ, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देता है ईरान, बंद कर देता है, तो अमेरिका के जितने मित्र देश हैं, जापान है, कनाडा है, इंग्लैंड है, यूरोप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब पर बहुत ही प्रतिकूल इफेक्ट पड़ेगा। साउथ कोरिया तो बहुत ही चिंतित है। तो अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं, यूरोप के सारे देश,
जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, इन सब की जो विदेश मंत्रालय है वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से संपर्क में है और बहुत दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि अब और इस युद्ध को एस्केलेट ना किया जाए, ऐसी हालत ना आ जाए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर लेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी भी दी है, तैयारी भी की हुई है। मेरा आकलन है कि अगर एक और हमला अब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर या मिलिट्री साइट्स पर किया तो 100% ईरान मजबूर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए। अमेरिका के मित्र देश जो हैं उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आमतौर पे यूरोप की रिफाइनरीज जो हैं अपने पास सिर्फ 15 दिन का कच्चा तेल रखती है रिफाइनिंग के लिए। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो यूरोप की रिफाइनरी तो 10-15 ज्यादा से ज्यादा 20 दिन में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अभी अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, उनकी वर्स्ट सिचुएशन पहले से ही है। रशिया पर 3 साल पहले सैंक्शंस, वहां पर उनको प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर गल्फ कंट्रीज पर भी उनका एक ब्लॉकेट हो जाएगा। तो मतलब उनकी जो वर्स्ट सिचुएशन पहले ही थी 3 साल से, वो और ज्यादा गहरा जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि 3 साल के यूक्रेन युद्ध के बाद एनर्जी प्राइस यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। करीबन 8% हर साल इजाफा हुआ है। पिछले 3 साल में यूरोप में एनर्जी प्राइस जो है 20 से 25% बढ़ गया। यूरोप तो अपने एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा, खासतौर से गैस जो है वो रशिया से ही लेता था, लेकिन युद्ध के दौरान शायद अमेरिका ने या किसी पश्चिमी ताकत ने उन गैस पाइपलाइंस को डैमेज कर दिया। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका दोबारा कोई हमला ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों पर या ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर करता है। जी कल आलोक वत्स जी, जब अलग अलग देशों का बयान सामने आया, मिडिल ईस्ट ने तो खैर आलोचना की ही कि अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है इसके रेपरकशंस ठीक नहीं होंगे, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की भी अगर हम बात करें, खासतौर पर अगर हम फ्रांस के स्टैंड को देखें सर, तो फ्रांस ने ये तक भी कह दिया कि इस अटैक में यूरोप का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या अभी यूरोपियन कंट्रीज भी जो है वो डरी हुई है? उन्हें वो नहीं चाहती थी कि अमेरिका किसी भी तरीके से हमला जो है वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर करे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पार बने, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज की स्थिति है कि खाऊं या उगलूं, दे आर इन अ कैच 9 सिचुएशन। दे डोंट नो व्हाट स्टैंड्स टू टेक। अमेरिका के साथ उनको खड़ा रहना उनकी मजबूरी है, और उनके यहाँ इसका रिपरकशंस होगा कि दे विल हैव शॉर्टेज ऑफ ऑयल एंड प्राइसेस ऑफ ऑयल विल शूट स्काई रॉकेट। तो ये सिचुएशन बड़ा ट्रिकी हो गया है फॉर देम। बट यस, वर्ल्ड में डिसऑर्डर होगा, प्राइसेस भागेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जो ऑलरेडी इस त्रासदी को ये टिकेट झेल रहा है बिकॉज ऑफ वॉर इन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, बिकॉज ऑफ हमास एंड पैलेस्टीन। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि जो ईरान की हेगेमोनी है, लीडरशिप है, वो अनचैलेंज है और अनचैलेंज रहेगी टिल द लास्ट। ये लोग खमैनी को टारगेट कर रहे हैं। अगर इनको खमैनी मिल गया और इन्होंने उसको पुट टू डेथ कर दिया तो शायद ये लड़ाई ये रोक दें, लेकिन खमैनी इनको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। He has the support of more than 75% population of Iran, और वो बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, कट्टरवादिता के एग्जाम्पल हो सकते हैं वो लोग। और धीरे धीरे आप पलक जी देखेंगी, इन द नेम ऑफ इस्लामिक फ्रेटर्निटी, धीरे धीरे मुस्लिम कंट्रीज इनके सपोर्ट में विद आर्म्स, मनी, सब कुछ आना चालू होगा। लेकिन आलोक वत्स, खमेनी तो सुप्रीम लीडर खमेनी की अगर हम बात करें, वो तो अपनी आगे की तैयारी पूरी कर रहे हैं कि अगर कल को अगर मैं कुछ भी हो जाता है वर्स्ट टू वर्स्ट, क्योंकि हम इस पर आकलन कर रहे हैं, तो अगर मैं असैसिनेट भी हो जाता हूं तो आगे कौन होगा, वो तो इस तक की भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि पहले तो वो इतनी जल्दी असैसिनेट होने वाले हैं नहीं। बिल्कुल, अगर हो भी गए तो इस्लामिक कट्टरपंथी वहां दूसरा आदमी खड़ा कर देगा, लेकिन वो घुटने नहीं टेकेगा। दे विल नेवर रेज देयर हैंड्स
कि भाई आ जाओ, हम सरेंडर करते हैं, तुम जो चाहो, वो नेस्त नाबूद हो जाएंगे, अल्लाह के नाम पे हो, जिस नाम पे हो, लेकिन वो घुटने नहीं टेकेंगे। ये आपको मैं निश्चित तौर पे बता सकता हूँ। तो यूके देवनाथ और जी जिस खामनेई और सरेंडर आज की करेंगे आज नहीं, आलोक वत्स जी नहीं कह नहीं रहे नहीं, हैं। जी जी जी, आज आलोक की वत्स जी डेट अपनी में बात पूरी करिए। पलक जी, आज की डेट में जिस तरीके से इसराइल ने हमास को पीटा, पीटा इन द सेंस कि जितने नाबूद किया, बर्बाद किया, अटैक किया, हाँ, उनको बहुत चोटें पहुंचाई। द सेम स्टोरी इज नॉट विथ इजराइल एंड ईरान। ईरान हैज ऑल्सो रिटेलिएटेड, और उन्होंने भी उनके बहुत विश्वसनीय ठिकानों को ध्वस्त किया है, जो आपके या और भी टेलीविजन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं उसमें साफ साफ झलकता है। ईरान ने इजराइल, अगर अमेरिका नहीं बैक करता तो शायद ईरान इजराइल को बहुत कड़ी सबक सिखा देता। ग्रुप इन कैप्टन यूके टर्म्स ऑफ देवनाथ जी, मैं एक बात सर आपसे समझना चाहूंगी। ये तो जग जाहिर था कि इजराइल जो वॉर लड़ रहा है उसके पीछे अमेरिका है, और ये बात पहले से ही सबको पता थी कि हमास के साथ भी जो युद्ध हो रहा है, पीछे जो बैक कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। डायरेक्टली अमेरिका के इस जंग में आने से क्या बदला है? क्योंकि पता तो ईरान को पहले भी था कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है न्यूक्लियर साइट्स पर, वो अमेरिका की मदद के बिना पॉसिबल नहीं था। ये तो उनका ऑफिशियल बयान सामने आया था। डायरेक्टली कूदने से क्यों प्रॉब्लम है कि आप डायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व हुए? अमेरिका अगर इस युद्ध में डायरेक्टली कूदता तो दुनिया के देशों को भय था कि इससे दुनिया दो पोल्स में, दो ध्रुवों में बट सकती है। ये एक अंदेशा था। जबकि आकलन ये था कि शायद ऐसा ना भी हो। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि अगर अमेरिका कूदता है तो अमेरिका के विरोध में, ईरान के सपोर्ट में रूस भी आ सकता है, चीन भी आ सकता है, नॉर्थ कोरिया आ सकता है। भारत भी ईरान का काफी मजबूत देश है, हालांकि हमारे रिश्ते इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। अमेरिका अगर इस युद्ध में कूदता है तो खाड़ी के देश जरा डर गए हैं, अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि जब ईरान बदला लेगा अमेरिका से, बदला लेने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि खाड़ी के वह सारे देश जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं उन पर भी हमला कर दे, उनके तेल के कुओं पर भी हमला कर दे। जाहिर बात है खाड़ी के मोटा मोटी सभी देश अमेरिका को आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। खाड़ी के सारे देशों में अमेरिका की आर्मी बेस है, एयरफोर्स बेस है, उनके करीबन 40,000 फौजें खड़ी हैं कुवैत में, कतार में, बहरीन में, ओमान में, यूएई में। तो हो सकता है कि ईरान बदला लेने के लिए इन सब अमेरिकन बेसेस पे हमला कर दे, जो कि अमेरिकन बेस तो है लेकिन है कहां पर? खाड़ी के देशों में ही खाड़ी के है। देशों में। अगर कुवैत में उनके अमेरिकन बेस पर हमला होता है तो वो हमला कुवैत पर समझिए। तो कुवैत की जो शेख हैं वो तो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसे हमले में उनको खुद भी नुकसान हो, कुवैत के लोगों को नुकसान हो। काफी लोगों को ये भी है कि तख्ता पलट भी हो सकता है। ये समझना पड़ेगा कि हमने एक शब्द सुना था, पिंक रेवोल्यूशन या अरब स्प्रिंग, जिसमें काफी सारे मुसलमान देशों में, अरब देशों में, भूमध्य सागर के आसपास के देशों में आम जनता जो है अपनी अपनी सरकार के खिलाफ, चाहे वो किंग हो, चाहे शेख हो, अमीर हो, प्रेसिडेंट हो, उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी, क्योंकि उन आम आवाम को लगा कि उनकी सरकारें अमेरिका की अंधभक्त हो रही हैं और इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रही हैं। तो खाड़ी के सारे देशों को बहुत डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ईरान हमला कर दे, या अमेरिका जब ईरान पर हमला कर रहा है लेकिन तो लेकिन जो आम यूके आवाम है देवनाथ वो जी, रिवोल्यूशन कर दे। ये बात तो पहले ही खाड़ी देशों को पता थी ना। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की अगर हम बात कर रहे हैं, इन सभी देशों को पहले ही पता था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं एक दिन ट्रंप उठे और उन्होंने कहा चलिए ईरान पर हमला करते हैं। वो तो पिछले 10 दिन से बयान दे रहे थे कि हम हमला करने जा रहे हैं। तो अगर इतना प्रेशर था तो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ये प्रेशर बना भी तो सकती थी कि आप हमला नहीं करिए, आप इस जंग में मत कूदिए। ये तो जब जंग हो गई, जब उन्होंने अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी हाँ पलक, हो ये रहा है कि मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, ओआईसी के देश हैं, इन सबको अमेरिका ने पहले से ही अपने जेब में रखा हुआ है। हम बोलते हैं कि दुनिया में 56 या 57 मुस्लिम देश हैं, इनमें सबके सब अमेरिका के साथ बरसों से हैं। जैसे इजिप्ट में तो कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन कर लिया था इजराइल के साथ 1978 में। जॉर्डन के किंग ने, अब्दुल्ला ने साइन कर लिया था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रैंक्विलिटी 1993 में इजराइल के साथ। अब और गिफ्ट में ट्रांस जॉर्डन जिसे बोलते हैं, आजकल उसे
इसराइल में घुसा दिया गया है एज ए गिफ्ट। तो हो क्या रहा है कि सऊदी अरेबिया भी 2023 में जब हमला हुआ 7 अक्टूबर को हमास का, 6 अक्टूबर को सऊदी अरेबिया और इसराइल मिलकर अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाले थे। और कोई देश नहीं, तुर्की है, तुर्की जो है वो भी अमेरिका के गुण गाता रहता है, इसराइल के गुण गाता रहता है, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है। तो वो अमेरिका के विरुद्ध नहीं जाता। तुर्की की दिली इच्छा है कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए। तो तो वो ऐसी तो कोई यूके कार्रवाई नहीं देवनाथ करना जी, चाहता कि अगर ये सभी देश इस पूरे ट्रेड के विशेष सर्कल में फंस चुके हैं और अब ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेड डील्स आपने टिटीज बहुत सारी साइन कर ली है, तो आप बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको अपने देश की जनता को शांत करना है। वहां जो आम आवाम है, जो गरीब तल अनपढ़े लोग हैं, जो कि मदरसों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, आम आवाम, चाहे वो सऊदी का हो, चाहे ओमान का हो, चाहे बहरीन का हो, आम लोगों को लगता है कि उनके जो शासक हैं, और इन सब देशों में जो शासक हैं वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड शासक तो है नहीं। कहीं पे कोई शाह है, कहीं पे कोई शेख है, कहीं पे कोई अमीर है। तो आम आवाम उनके खिलाफ विद्रोह ना कर दे, इसीलिए ये अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है थोड़ा बहुत, ताकि आम जनता को लगे कि हाँ, हमारे जो शेख हैं बहुत अच्छे हैं, ईरान के सपोर्ट में अमेरिका के विरुद्ध में लेकिन बयान दे ग्रुप रहे हैं। ग्रुप ये कैप्टन यूके देवनाथ जी, मुझे एकदम से रशिया की जो मुलाकात हो रही है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और ये जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं, अब रशिया इतना कह सकते हैं भोला भाला देश तो है नहीं, और ईरान को हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज में वो इतना इनरिच है, इतना आगे है। तो क्या लगता है कि कोई एक सस्पिशियस ट्रीटी ये तो नहीं है कि आने वाले समय में पता चल रहा है कि रशिया सपोर्ट कर रहा है और इन दोनों के बीच में कोई ट्रीटी साइन हो रही है, डील साइन हो रही है? देखिए, रशिया और ईरान तो दशकों से मित्र रहे हैं। बिल्कुल। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, 1992 जब यूएसएसआर, सोवियत रशिया भंग हुआ, तब तक मिडिल ईस्ट के आधे देश रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे। आप इराक का नाम ले लीजिए, सीरिया का नाम ले अभी लीजिए, इजिप्ट का नाम ले लीजिए, ये सारे देश जो हैं रशिया के साथ दोस्त थे, बहुत ही स्ट्रांग और प्रगाढ़ मित्र थे। लीबिया का नाम ले लीजिए। रशिया टूटने के बाद इन सब देशों को अमेरिका ने आस्ते आस्ते गपचिया लिया। दो ही देश ऐसे बचे थे, सीरिया। तो सीरिया में बशर अल-असाद की सरकार को अमेरिका ने और तुर्की ने मिलकर उल्टा कर दिया। हेल्प किसका लिया? एक आतंकवादी, ये जोलानी साहब, जिनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये तो आईसिस अलकायदा में उनकी रूट थी। और तो और उनके ऊपर अमेरिका ने $10 बिलियन का एक $10 मिलियन का एक रिवार्ड रखा था। ये महज 10 साल पहले की बात है। और उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने सीरिया में बशर अल-असाद को भगा दिया, और सीरिया भी अब अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया। नहीं सर, लेकिन अभी एकमात्र अभी रशिया आपको क्या लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशन पर मदद नहीं करेगा ईरान को? मुझे लगता है सर टर्म्स एंड कंडीशन पर होगी ये मदद, अगर होगी तो। हाँ, देखिए, रूस जो है इस वक्त खुद ही कमजोर हालत में है। रूस में यूक्रेन के युद्ध में बुरी तरह से उलझा हुआ है। अगर आप रूस की तरफ देखें, उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आर्मामेंट, वेपन्स रोज जितना बनाती हैं रूस की फैक्ट्रियां, जितना बम, गोला, हथियार, रॉकेट्स, मिसाइल बना रही हैं, वो रूस यूक्रेन के युद्ध में खप जा रहे हैं। जब शॉर्टेज होती है तो रूस जो है मजबूरी में इंपोर्ट करता है वेपन्स और यूएवीज और ड्रोन्स। नॉर्थ कोरिया से टैंक तोप के गोले मंगा रहा है, ईरान से तो वो शाहिद ड्रोन ले रहा था। तो रूस के पास इस वक्त सरप्लस हथियार नहीं है कि वो यूक्रेन का युद्ध से कुछ हथियार खींचकर ईरान की तरफ डाइवर्ट करे। इस हालत में फिलहाल रूस नहीं है। लेकिन हाँ, ईरान के विदेश मंत्री गए हुए हैं। रूस पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली सर संजीव ईरान के साथ श्रीवास्तव हमारे खड़ा साथ रहेगा। जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार है। सर जय हिंद, बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने दिया। सर, रशिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की ये जो मुलाकात हो रही है पुतिन की, सर क्या लगता है कि यहाँ पर कोई सस्पिशियस डील जो है ये आपस में कोई हो सकती है किसी ट्रीटी के रूप में? क्योंकि ईरान रिसोर्सेज में रिच है, और अगर रशिया अपने डिफेंस के जरिए उसकी मदद करता है इस मुश्किल घड़ी में, तो क्या कुछ एडवांटेज लेने की कोशिश होगी? देखिए, सबसे पहले जय हिंद पलक जी। और देखिए, आपका ये जो प्रश्न है, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि ये जो मुलाकात है ये महत्वपूर्ण है। और रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे जो राष्ट्र हैं, वो अपनी जो एक लामबंदी की प्रक्रिया को वो तेज करने जा रहे हैं।
और ये जो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इतना बड़ा एक हमला ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे किया गया, उसको तबाह किया गया, ऐसे में जो विश्व में मेरे असेसमेंट के मुताबिक पोलराइजेशन जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। और विश्व युद्ध तो नहीं बल्कि मैं एक शीत युद्ध को जरूर बनते हुए देख रहा हूँ। एक शीत युद्ध का जो खतरा है वो पूरे विश्व में फिर से बनता जा रहा है, एक नए शीत युद्ध का, जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो नेटो के अलाइज, उसके जो एशियन अलाइज और कुछ पार्टनर एक खेमे में हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एक दूसरे खेमे में हो सकते हैं। और जिस तरीके से अभी बड़े मिलिट्री मेजर्स लिए गए हैं और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल मिलकर के बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध पहले से ही चल रहा है, तो ऐसे में जो पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता को मैं और गहरे होते हुआ देखता हूं। और एक विश्वास का संकट तो बहुत ही ज्यादा गहरा गया है और नया ध्रुवीकरण जाहिर है कि हो रहा है। और ऐसे में ये पूरे विश्व के लिए निसंदेह चिंता की बात है। जहां तक इस मीटिंग की बात है पलक जी, तो देखिए ये जो मीटिंग है वो ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा जो की जा रही है वो ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान भारी दबाव में है। ईरान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है, ईरान अपने सहयोगियों की तलाश में है, ईरान अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उसे रशिया के पास जाना और इस तरीके की मीटिंग करना ये ईरान के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन रशिया इस पूरे अवसर का लाभ उठाते हुए वो ईरान को जो भी वो मदद दे सकता है, मैं किसी डायरेक्ट इंटरवेंशन तो नहीं देखता, लेकिन वो जरूर ईरान के साथ अपनी सहानुभूति भी व्यक्त करेगा और उसको जो भी कुछ मदद हो सकता है वो अवश्य प्रोवाइड कराएगा। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान हमने ये देखा था कि ईरान ने रशिया को अपने कामिकाजी ड्रोन्स प्रोवाइड कराए थे, शाहिद ड्रोन प्रोवाइड कराए थे, और उस तरीके का जो एक मिलिट्री सप्लाईज यदि ईरान को इस तरीके की आवश्यकता पड़ती है तो रशिया अवश्य। जैसे यूके देवनाथ जी और मैं डिस्कस कर रहे थे, आलोक वत्स जी भी हमारे साथ थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि युद्ध ऐसा नहीं है कि 15 दिन में सोचा युद्ध लड़ा और उसके बाद खत्म हो गया। ये युद्ध कहा जा रहा है बहुत लंबा चलेगा। अगर रशिया सोच रहा था कि यूक्रेन को 15 दिन में बस सफाया कर देगा, ये युद्ध जीत जाएगा, वो युद्ध इतना लंबा खिंचा है तो कहा जा रहा है कि युद्ध बहुत लंबा चलेगा। अब उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है और जो पूरे आपको आर्म्स चाहिए है, डिफेंस की पूरी मजबूती है, उसके लिए ईरान को किसी का बैकअप चाहिए। तो क्या वो बैकअप जो है वो रशिया या फिर चाइना बन सकता है? डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कोई हेल्प जो है वो की जा सकती है इस युद्ध में? इनडायरेक्टली जरूर इसकी पॉसिबिलिटी है और इस तरीके की पॉसिबिलिटीज निसंदेह हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध भी अगर देखें आप तो इनडायरेक्ट तरीके से ही लड़ा जा रहा है और उसमें यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो ने पूरी मदद दी है। और रशिया को भी हमने ये देखा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी मदद मिली और ईरान ने भी उसे कामिकाजी ड्रोन प्रोवाइड कराए थे, जैसा कि मैंने जिक्र किया। नॉर्थ कोरिया ने तो अपने सैनिकों तक को भेजा था। उसी तरीके से अब जब ईरान को आवश्यकता पड़ रही है तो मेरा ऐसा मानना है कि रशिया बैक चैनल से वो इनडायरेक्ट तरीके से हथियारों की सप्लाई जरूर कर सकता है। आलोक वत्स जी, आपका इस पर क्या टेक है? अगर अभी करंटली बात करें, अगर रशिया मदद पहुंचाता है तो अभी मुझे 3 साल पहले याद आ रहा है जब ये यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर सैंक्शंस लगाए थे रशिया पर। तो जो ये अभी हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि रशिया चाहता है कि ये ब्लॉकेड हो, टिट फॉर टैट? देखिए पलक जी, सैन्य मामलों में हम लोग की जानकारी सीमित रहती है, पर जो मेरी जानकारी है कि कुछ दिनों के बाद ईरान के पास हथियारों की कमी हो जाएगी। ड्रोन्स कम हो जाएंगे, ड्रोन लॉन्चर कम हो जाएंगे। एक तो स्टैटिक लॉन्चर होता है और एक मोबाइल लॉन्चर होता है, उस पर भी अटैक किया है इजराइल ने और ध्वस्त किया है, और अमेरिका ने भी ध्वस्त किया है। तो ये इसके लिए वो कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए जाएगा ही। और अभी जो उसके विदेश मंत्री रशिया गए हैं तो निश्चित तौर पर रशिया उनको आर्म्स से सपोर्ट करेगा। एंड द कंट्री टू वॉच, माइंड माय वर्ड्स, द कंट्री टू वॉच इन दिस बैटल इज नॉर्थ कोरिया। अभी तक वो चुप है, लेकिन अगर उसने खुले रूप से साथ दे दिया, इसमें भी कोई शंका नहीं हो सकती है। चाइना
तो मदद करेगा ही करेगा, कर भी रहा होगा। अभी तक ये लोग क्लैंडेस्टिनली मदद कर रहे हैं, छिपे हुए तौर पर, लेकिन अगर जरूरत पड़ी अंतिम स्टेज में तो शायद ओपनली भी आ जाए, चूंकि अस्तित्व का सवाल हो जाएगा कि हेगेमनी किसकी एस्टेब्लिश हो जाएगी वर्ल्ड फोरम पे। आलोक वत्स जी, तो इस पर मैं एक बार यूके देवनाथ जी का एक कमेंट में चाहूंगी। सर वैसे तो ये मजाक का समय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट या जो हम आम भाषा में मीम कहते हैं वो वायरल हो रहा है नॉर्थ कोरिया की फोटो के साथ कि मुझे भी कोई पूछ लो, मैं भी न्यूक्लियर पार हूँ। 3 साल पहले जब रशिया यूक्रेन हो रहा था तब कहा जा रहा था कि रशिया को डायरेक्टली एक सपोर्ट जो है वो नॉर्थ कोरिया का मिलेगा। 3 साल में ठीक है, इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट जो है वो नॉर्थ कोरिया का मिला होगा, मुलाकात भी हमने देखा कि पुतिन की हुई, लेकिन क्या लगता है कि डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया जो है वो इस युद्ध में शामिल होगा? क्योंकि अभी इस पूरे वर्ल्ड पार में अगर हम देख रहे हैं तो एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना और तीसरा रशिया, चौथा नाम जो नॉर्थ कोरिया है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा इस कैनवस पे। पलक जी, जो मीम है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। नॉर्थ कोरिया के पास भी सूत्र बता रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब हैं या बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने धमाके करके तो दिखाई दे हैं। अब क्या उसके पास असली बॉम्ब है, इसके बारे में खोजबीन चल रही है। होता यह है कि नॉर्थ कोरिया के पास कच्चा तेल नहीं है। देखिए, ईरान के ऊपर अमेरिका का ध्यान इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि ईरान के पास कच्चा तेल है। अगर समझिए ईरान के जमीन के नीचे कच्चा तेल नहीं होता, अगर समझिए ईरान एक आम मुल्क होता, बस केले की खेती कर रहा और गेहूं की खेती कर रहा है, तो शायद ईरान के ऊपर अमेरिका का इतना ध्यान नहीं होता। नॉर्थ कोरिया इस तरह की पनिशमेंट से बच गया क्योंकि वहां पर स्ट्रेटेजिक वैल्यू वाले कोई मिनरल भी कोई खास ज्यादा नहीं है, कच्चा तेल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, नॉर्थ कोरिया की ज्योग्राफिक बाउंड्री जो है वो रशिया के साथ है, नॉर्थ कोरिया की ज्योग्राफिक बाउंड्री वो चीन के साथ है। तो अगर कोई गलती से नॉर्थ कोरिया की तरफ बुरी दृष्टि डालता है, 2 बॉम्ब डाल देता है, तो तुरंत रशिया और चीन जो कि ज्योग्राफिकली उनसे कनेक्टेड है, लैंड बॉर्डर कॉमन है, तुरंत वहां हथियार तो धड़ाधड़ भेज देंगे। हो क्या रहा है कि जैसे नॉर्थ कोरिया ने जो सप्लाई किए टैंक तो गोले रूस को, वो नॉर्थ कोरिया से आसानी से व्लादिवोस्तोक चले गए वहां शिप से, और व्लादिवोस्तोक से आसानी से ट्रेन से चले गए यूक्रेन, टू बी यूज्ड बाय रशियन आर्मी। लेकिन नॉर्थ कोरिया अगर समझिए करेगा, कर नहीं सकता है, लेकिन समझिए कोशिश करे कि थोड़े से हथियार, गोला बारूद, टैंक तो एंटी टैंक रॉकेट वगैरह भेजना चाहे ईरान, तो उसको शिप्स से भेजना पड़ेगा। तो यूएस नेवी जो है उसको सी ऑफ जापान या ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, नहीं तो फाइनली अरब सागर में या पर्शियन ग्रुप गल्फ में कैप्टन यूके कर लेगी। देवनाथ जी, यहाँ पर मैं डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया के इन्वॉल्व होने की बात कर रही हूँ कि डिफेंस सपोर्ट ठीक है, वो देगा नहीं देगा, वो तो रशिया का भी ऑप्शन जो है वो अभी ईरान के पास है कि वहां पर वो एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन क्या डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया जो है वो ईरान की हेल्प करेगा? नॉर्थ कोरिया इस युद्ध में छलांग नहीं मारेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ सपोर्टिव स्टेटमेंट दे सकता है, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं करेगा। संजीव श्रीवास्तव, मिडिल ईस्ट में टेंशन, अभी अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन की टेंशन, अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पर यह असर जो है वो पड़ते हुए नजर आ रहा है। अभी सर आपको कौन से रीजन के अंदर लगता है कि ये और जब एस्केलेशन अगर होती है तो ये एस्केलेशन जो है वो प्रभाव डालते हुए नजर आएगी? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नॉर्थ कोरिया की जो वर्तमान में स्थिति ये है कि ये एक पूरी तरीके से आइसोलेटेड कंट्री है, इकोनॉमी है। अग्री। और नॉर्थ कोरिया वर्तमान समय में इस बात की पूरी कोशिश करता है, और वहाँ का जो तानाशाह किम जोंग उन है वो बेहद शूट तानाशाह है, वो सारी स्थितियों पर बहुत ही पैनी नजर रखता है। और वर्तमान समय में जो पूरे विश्व में जो जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस गहरी हो रही हैं, एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, इस पूरे स्थितियों को नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अपने हितों के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। और उसने ये जो रशिया के साथ न सिर्फ उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया को दी, बल्कि अपने सैनिकों को भी रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया की तरफ से उतारा, और अनेक सैनिक वहां पर यूक्रेन में पकड़े गए। कई जो है अनेक सैनिकों ने अपनी जानें भी गंवाई, और जाहिर है कि और इस बदले में नॉर्थ कोरिया रशिया से पूरा सपोर्ट चाहता है, क्योंकि एक आइसोलेटेड कंट्री है, और इस तरीके का सपोर्ट दे करके
और जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को वो एक्सप्लॉइट करके वो अपने हितों के लिए जो कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो करने की कोशिश करता है। वो ईरान के सिचुएशन में भी नॉर्थ कोरिया कुछ ज्यादा प्रोएक्टिव मैनूवर्स ले सकता है, ऐसी संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते। चाहे वो आर्म्स की सप्लाई हो या अगर युद्ध एस्केलेट करता है तो ऐसे में वो ईरान की तरफ से खड़ा होकर लेकिन के संजीव श्रीवास्तव जी, अभी ईरान की मदद की जो हम बार बार एनालाइज कर रहे हैं सर, आपकी पूरी एक्सपर्टीज जो है पिछले लंबे समय से, इतिहास भी जो आपने जो है वो पढ़ा है, जियोपॉलिटिकली क्या होता है, क्या अनकंडीशनली ये कंट्रीज जो है ईरान को सपोर्ट करेंगी या फिर टर्म्स एंड कंडीशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिटी या फिर कोई एक डील इस तरह से जो है, क्योंकि ईरान सर रिसोर्सेज में रिच है और दूसरे देशों की, क्योंकि लड़ाई भी जो अमेरिका लड़ रहा है वो कहीं ना कहीं इसलिए लड़ता है मिडल ईस्ट के अंदर क्योंकि वो नहीं चाहता कि रिसोर्सेज वाली कंट्रीज जो है वो सुपर पावर बने, वो न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि आगे जाके फिर वो पूरा वर्चस्व पूरे विश्व में रखेंगे। देखिए, ईरान के पास कोई रिसोर्स है तो वो ऑयल का रिसोर्स है, राइट। और वैसे तो ईरान जो है अगर टेक्नोलॉजिकली देखें तो जरूर उसने अपने जो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को बना रखा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट्स नहीं है, और एयरक्राफ्ट्स उसके बहुत ही ओल्ड जनरेशन के हैं, फाइटर जेट्स जो हैं। तो ऐसे में ईरान इजराइल के समक्ष और अमेरिका के समक्ष तो मिलिटरली कहीं नहीं ठहरता है। उसके पास जो ऑयल का जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करते हुए वो अनेक राष्ट्रों को जाहिर है किसी के साथ अपनी मित्रता को साधने की और गहरा करने की कोशिश करता है। और ईरान ने भी जो वर्तमान समय में जो जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं जो गहरी हो रही है उसका भी इस्तेमाल करते हुए रशिया को जाहिर है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में इसलिए ही मदद की थी कि समय आने पर रशिया भी ईरान को मदद देगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन ईरान को अवश्य है और वो एक्सपेक्टेशन उसको वो रशिया से भी कर रहा है, चाइना से भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया से भी कर रहा है। आलोक जी, आपको क्या लगता है, संजीव श्रीवास्तव जी ये बात कर रहे हैं कि अभी किसी देश की जी सर अपनी बात पूरी कीजिए। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एक डायरेक्ट इंटरवेंशन ये जो रशिया है या चाइना है या नॉर्थ कोरिया है इस युद्ध में करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए पलक जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि महाशक्तियां डायरेक्ट तरीके से एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करने जा रही है, क्योंकि ये जो अगर डायरेक्ट वो एक दूसरे के साथ युद्ध करेंगे तो वो तृतीय विश्व युद्ध उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और राष्ट्रपति बाइडेन ने जैसा कि एक बार कहा था जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो रहा था कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दें डायरेक्टली, उस दिन ही आप मान लीजिए कि उस दिन तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और तृतीय विश्व युद्ध अफोर्डेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, ये महाविनाश को, सर्वनाश को जन्म देगा। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड की सिचुएशन जिसको कहते हैं वो उसको जन्म देगा। और उसमें तो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी नहीं जाना चाहेगा, मुल्ला मुनीर भी नहीं जाना चाहेगा। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये आज हम एक न्यूक्लियर कंडीशन में रह रहे हैं, और न्यूक्लियर कंडीशन में महाशक्तियां डायरेक्ट कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ने जा रही हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जो शीत युद्ध है, जो तनाव वाला जो युद्ध होता है, एक दूसरे के ऊपर तरह तरीके से दबाव बनाना, एक दूसरे को परेशान करने की कोशिश करना, इत्यादि इत्यादि, जो शीत युद्ध के ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स एंड मैनूवर्स, साम दाम दंड भेद जो होता है वो सारा कुछ चलेगा। और ये आने वाले समय में मैं ये देखता हूं कि एक नया शीत युद्ध जरूर उसका जो खतरा है वो गहरा होता जा रहा है। वो बन तो रहा ही था, वो और चीजें इस तरीके के बड़े हमले जब हो गए हैं। एक कमेंट सर मैं आपसे लूंगी, फिर यूके देवनाथ जी मैं आपके पास आऊंगी। एक हाथ दे एक हाथ ले, क्या लगता है किसी देश की पॉलिसी ईरान के साथ जो है वो हो सकती है? देखिए, ये जितने भी देश हैं, खासकर अमेरिका, रशिया, चाइना, ये लोग, चाइना तो खैर कुछ कम, ये लोग आर्म सप्लाई में विश्वास रखते हैं। इनका मूल रूप है आर्म बेचना। अभी आपने देखा टर्की में डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो उन्होंने कितनी बड़ी डील की, उसके साथ 104 बिलियन डॉलर की डील की थी सिर्फ आर्म सप्लाई की। तो लेकिन अभी जो रशिया की स्थिति है वो बार्टर कर सकता है, लेकिन वो पैसे से तो नहीं खरीद सकेगा जैसी अभी उसकी स्थिति है। और सबकी अमेरिका की नजर जो वहां पर इतनी पैनी है बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल रिजर्व्स, लेकिन जो हमें चीजें प्रसारित कर रही हैं या हमारे लिए चिंता का विषय है कि अगर ईरान ने वो 167 किलोमीटर हार्मोज को रास्ते को बंद कर दिया तो एक तरीके से विश्व में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा, और वो ऐसी गतिविधि कर सकता है।
क्योंकि तो क्या सारे सर आप खाड़ी ये के कहना चाह रहे हैं, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा आलोक वत्स जी, कि आप कह रहे हैं कि हॉर्मुज की पूरी जो एक रूट है उसे आप ब्लॉक करिए, फिर रशिया को वहां पर आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद रशिया जो है वो एक तरीके से रणनीति अपनाकर पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि सैंक्शंस तो वेस्टर्न कंट्रीज में पहले ही लगे हुए हैं, और फिर वो उसे एक्सपोर्ट करेगा। क्या ये चेन बनते हुए नजर आ रही है आलोक वत्स, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं सर? ये चेन तो नहीं बन सकता है, क्योंकि रशिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे विश्व को सप्लाई दे सके। इसलिए लेकिन खाड़ी के देश भी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी रास्ते होता है। नहीं सर, हम ले लेंगे, 88% हम ले लेंगे सर, हम ले लेंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे, आप- हमें पता है आप- कहाँ आप पर कहाँ लेके- पहुंचाना आप- है। यूके देवनाथ जी, यूके देवनाथ जी आप सर, इस लेके पर क्या आपका क्या कीजिएगा? टेक है? क्योंकि एकदम से जो आलोक वत्स जी ने बात कही मुझे क्लिक हुआ कि क्या ये भी आपको पॉसिबिलिटी जो है वो लग रही है? देखिए, ईरान से जो कच्चा तेल रशिया की तरफ जाएगा वो जमीन के रास्ते तो जा नहीं सकता। जा नहीं बीच में सकता। आर्मेनिया है, अजरबैजान है, सेंट्रल जॉर्जिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, और इनमें से ज्यादातर या तो अमेरिकन खेमे में हैं या अमेरिकन खेमे में जाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया को जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। ईरान से जो तेल जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है।